हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स अपन ने अब तक देखे थे, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। अब जो अलग अलग तीनों भाग हैं, इनको थोड़ा सा और व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत कर देते हैं, फिर न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर ये जो तीनों भाग है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, इनकी बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में इनके अलग अलग भाग मैंने आपको बताए, वो अब नोट कर सकते हैं। फिर इनके बारे में लिखेंगे। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, 2 प्रमुख भाग, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस और पीएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें 2 संरचनाएं, यानी मस्तिष्क, ब्रेन, और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, दो संरचनाएं। क्या कह रहे हैं? अच्छा, सॉरी, मानव तंत्रिका तंत्र लिख लो इसको। इसको क्या कर लेते हैं? मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र कर लीजिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम और परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम तंत्रिकाओं या नर्व्स को शामिल कर लेंगे। तंत्रिका या नर्व्स, ये तंत्रिकाएं उत्पत्ति, ओरिजिन के आधार पर 2 प्रकार की और कार्य के आधार पर तीन प्रकार की। कौन कौन सी है? उत्पत्ति के आधार पर 2, कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, यानी जो मस्तिष्क से संबंधित क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी मेरु तंत्रिकाएं,
स्पाइनल नर्व्स। कार्य के आधार पर दो प्रकार हमने देखे थे, तीसरा प्रकार भी मिश्रित तंत्रिका तंत्र, सीएनएस, पीएनएस, तंत्रिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तीन भाग हमने देखे थे, उन्हीं को अपन और वर्गीकृत कर रहे हैं। सीएनएस में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पीएनएस परिधीय में आ जाएंगे तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं दो प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर और कार्य के आधार पर बांट सकते हैं। उत्पत्ति अगर मस्तिष्क से हो रही है कपाल तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से हो रही है तो मेरु तंत्रिकाएं। कार्य के आधार पर तीन प्रकार की, संवेदी अंगों से जो भी नर्व इंपल्स या जो भी सूचनाएं होती है मस्तिष्क मेरुरज्जु तक ले जाती है। चालक मस्तिष्क या मेरुरज्जु से तंत्रिकीय संवेगों को प्रभावित अंग या पेशियों तक पहुंचाती है। मिश्रित दोनों काम करेगी। इसके बाद यहां तक लिखा सबने, यहां तक कि अपन ने बात भी की थी। अब इसके आगे और बात करते हैं। देखो, हमारी प्रतिक्रिया चालक तंत्रिकाएं उस प्रभावित अंग तक ले जाएगी। जैसे मान लो, मैंने बताया ना कि मान लो ये बॉक्स बहुत ज्यादा गर्म, मान लो गलती से मेरा हाथ छू गया, तो मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जो भी संदेश निकलेंगे वो संदेश यहाँ की पेशियों को पहुंचेंगे और मैं मेरा हाथ हटा लूंगा। और मान लो कोई बात नहीं, गर्म नहीं है तो मैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर हाथ यहीं पड़ा रहेगा। यानी मेरा जो रेस्पॉन्स है वापस यहां तक लाने का काम इन पेशियों तक मस्तिष्क या मेरुरज्जु से कौन कर रही है? चालक तंत्रिका। अब ये चालक तंत्रिकाएं दो प्रकार की पेशियां जो हमारे शरीर में होती है उनसे जाकर जुड़ती है। एक पेशी होती है ऐच्छिक और दूसरी होती है अनैच्छिक। पेशी ऐच्छिक बोल दो या रेखित बोल दो, अनैच्छिक बोल दो या स्मूथ या चिकनी पेशियां। तो यहां पर चालक तंत्रिकाएं कुछ ऐसी होती है जो हमारी ऐच्छिक पेशियों से संबंधित, कुछ ऐसी होती है जो हमारी अनैच्छिक पेशियों से संबंधित। यानी कुछ हमारी ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित और कुछ हमारी अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित। ऐसी चालक तंत्रिकाएं ये आगे दो प्रकार के तंत्रों का निर्माण कर रही हैं। एक जो ऐच्छिक क्रियाओं या पेशियों से संबंधित वॉल्यूंटरी एक्शंस और वॉल्यूंटरी मसल से संबंधित और दूसरी होती है अनैच्छिक क्रियाओं या अनैच्छिक पेशियों से संबंधित। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस और मसल्स से संबंधित जो ये ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित तंत्र होगा इसे कहेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम
और दूसरा जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है, इसे कहेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। वापस सुनना, देखो जो अपन ने यहां पर लिखा है वहीं से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी चालक तंत्रिकाएं जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं या ऐच्छिक पेशियों से संबंधित, वे किसका निर्माण करेगी? कायिक तंत्रिका तंत्र का। तथा ऐसी चालक तंत्रिकाएं जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं या अनैच्छिक पेशियों से संबंधित, किसका निर्माण करेगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। ये नोट कर लिया यहां तक, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तक। अब इसके आगे नोट किया ना, कर लो। तो ऐसी चालक तंत्रिकाएं जो ऐच्छिक क्रियाओं या ऐच्छिक पेशियों से संबंधित कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का निर्माण करेगी, और जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं या अनैच्छिक पेशियों से संबंधित स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगी। नोट किया? अब देखो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक तरह से हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं ना, उनसे संबंधित है। अब ये अनैच्छिक क्रियाएं फिर दो प्रकार की, यानी फिर दो प्रकार के तंत्र कौन से हैं? सुनना। जैसे मान लो कभी भी अपन ने एग्जाम दिया, बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया, टॉपर जो होगा ना एग्जाम का, उसको भी जैसे ही वो सुनेगा ना कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया, तो जैसे ही अपन ये सुनते हैं ना कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया, तो अपनी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं। क्या क्या सुनना, कुछ बता देता हूं, बाकी आपको भी पता ही होगा। थोड़ी घबराहट सी महसूस होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, पसीना आने लगता है, और जब तक रिजल्ट नहीं देखते तब तक आपकी भूख प्यास सब खत्म, कुछ महसूस नहीं होता है। ये जो सारे चेंजेस हुए आपकी बॉडी में, आपने जानबूझ के किए या अपने आप हो गए? अपने आप हो गए। तो कौन सी क्रिया, ऐच्छिक या अनैच्छिक? यानी बाहर से आपको संवेदना क्या मिली? रिजल्ट की सूचना मिली, उसका आपका रेस्पॉन्स क्या हुआ? अनैच्छिक। और ये करने वाला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिस पर आपका नियंत्रण नहीं था। फिर दूसरी कंडीशन बताता हूं, रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट अपना ठीक रहा, फेवर में रहा, तो थोड़ी देर बाद अपन नॉर्मल हो जाते हैं, यानी जो पहले हार्ट बीट बढ़ गई थी, अब वो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? वापस नॉर्मल हो जाएगी। पहले जो माथे में पसीना आ रहा था, वो पसीना आना बंद हो जाएगा। भूख प्यास नहीं लग रही थी, तो थोड़ी देर बाद अब आपको एहसास होगा कि हाँ यार भूख प्यास लग रही है। जो घबराहट वगैरह थी वो सब खत्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाओगे। यानी एक चेंज या एक परिवर्तन तो ऐसा था जो इमरजेंसी कंडीशन के कारण हुआ, और दूसरा परिवर्तन ऐसा हुआ जो इमरजेंसी कंडीशंस के समाप्त हो जाने के बाद आपको वापस नॉर्मल करता है। तो जो परिवर्तन अनैच्छिक रूप से इमरजेंसी कंडीशन के दौरान होते हैं, वो तो करता है अनुकंपी तंत्र, सिंपैथेटिक सिस्टम। और जब ये इमरजेंसी कंडीशन खत्म हुई तो एक दूसरा सिस्टम एक्टिवेट होता है, परानुकंपी तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। वो आपके सारे पैरामीटर्स को वापस नॉर्मल कर देगा, यानी आपको वापस सामान्य परिस्थिति में लाता है। दोनों सिस्टम कभी भी एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकते। एक एक्टिवेट होगा, अपना काम कर लेगा, उसके बाद दूसरा एक्टिवेट होगा। तो अनुकंपी यानी वापस जब आप नॉर्मल भी होते हो ना, तो भी आप जानबूझकर नहीं होते, अपना आप हो जाते हो, पता भी नहीं चलता। एग्जाम जैसे, और भी देखो, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो, अभी एग्जाम होना है, 15-20 मिनट में वहां पर एंट्री होगी,
तब उस समय भी आपके शरीर में ये सारे चेंजेस होते हैं घबराहट वाले। घर वाले कहते हैं क्या टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने मन में आता है मैं टेंशन ले थोड़ी रहा हूं, वो तो अपने आप आ रही है। तो ये जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, जब अपन घबराहट में होते हैं ना, अपना चेहरा बता देता है घबराहट हो रही है। और भी सारे चेंजेस, ब्लड प्रेशर या आपके कोई भी बीपी की भी बात करूं, या सॉरी इसकी आपके हार्ट बीट वगैरह की बात करूं, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें, सभी उथल पुथल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देकर फिर वापस बाहर आते हो, वो सब खत्म हो जाता है, तो वापस आप नॉर्मल हो जाते हो। उसका कारण भी परानुकंपी तंत्र। तो न तो आप जानबूझ के एबनॉर्मल हुए, न ही वापस जानबूझ के नॉर्मल हो पाए। तो एबनॉर्मल परिस्थितियों में, या कह सकते आपातकालीन परिस्थितियां, अब आपके, या पहले भी कभी आपने पढ़ा होगा, आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित एक ग्रंथि होती है अपने शरीर में। वो कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जो अपन ने लिखने जा रहे हैं, अनुकंपी तंत्र, सिंपैथेटिक सिस्टम और एड्रिनल ग्रंथि, ये दोनों हमेशा मिलकर काम करते हैं। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम और एड्रिनल ग्लैंड दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तब हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, अपने आप को बनाए रख पाते हैं। तो यहां पर अनैच्छिक क्रियाओं या पेशियों से संबंधित स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है, फिर ये दो प्रकार के तंत्रों का निर्माण करेगा। एक हो जाएगा आपके सिंपैथेटिक सिस्टम, दैट इज अनुकंपी तंत्र, सिंपैथेटिक सिस्टम, और दूसरा हो जाएगा परानुकंपी तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये लीजिए, बस हाँ ये ध्यान रखें कि अनुकंपी तंत्र आपातकालीन या इमरजेंसी में सक्रिय, आपातकालीन परिस्थिति या इमरजेंसी कंडीशन में सक्रिय, और दूसरा परिस्थिति सामान्य होने पर सक्रिय। देखो क्रेविंग क्या है, एक तरह से कोई भी चीज की क्रेविंग कभी भी हो सकती है अपने को, बट क्रेविंग मेनली क्या होता है, देखो कभी कभी, और वो हमारी है तो देखो ऑब्वियसली ब्रेन से ही संबंधित, बट क्रेविंग किसी भी चीज की हमारी मेनली साइकोलॉजी की वजह से होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान जो भी गर्भवती महिला, उसमें काफी हार्मोनल चेंजेस होता है। तो कई बार गर्भवती महिलाओं को कुछ भी अलग जो नॉर्मल वो खाती है उससे बिल्कुल अलग हटकर खाने की इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 2 दिन पुरानी सूखी रोटी खानी, ऐसी क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा इच्छा होती है।
और यही महिला को अगर नॉर्मल डेज में यानी विदाउट प्रेगनेंसी अगर वही चीज अगर दें सूखी रोटी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो कई बार कई चीज की क्या होती है, अपने बॉडी में अगर क्रेविंग हो रही है तो पर्टिकुलर दैट टाइम बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसी हो रही है, हमारे शरीर में हॉर्मोन्स वगैरह की अवस्था कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। और वही चीज हमें बाद में नॉर्मल परिस्थितियों में मिल भी गई ना, तो हो सकता है उस समय वो हॉर्मोन्स या हमारे जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस उसके अनुकूल नहीं थी, तो वो हमें अब पसंद नहीं आ रहा। तो ये क्रेविंग के कारण ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बस अभी तो चाहिए ही चाहिए, और जब वो मिल जाए तो ऐसा लगता है यार ठीक है नहीं। तो ऐसा कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, मूड एलिवेशन की वजह से भी हो सकता है कि भाई कई बार होता है ना, कोई चीज खाने का या कुछ करने का मूड है और कोई टाइम वो करने का मूड नहीं है बस। तो ऐसे में कई कारण उसके पीछे कई हो सकते हैं। आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो सकता है, आपके हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं उसकी वजह से। तो कई बार अपन ऐसा देखते हैं कि अपने मूड में कई बार ऐसा चेंज आता है। और जैसे अपन ने इससे जस्ट पीछे वाला जो अपन ने टॉपिक भी पढ़ा था उसमें भी ऐसी कुछ बात अपन ने की भी थी, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ना अर्ली एज में ज्यादा देखते हैं, अप टू 30 ईयर। प्रेगनेंसी वाला एक स्पेशल केस हो गया, बाकी जो भी चेंजेस ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होते हैं ना 30 ईयर तक। और उसी दौरान हम देखते हैं व्यक्ति के बिहेवियर में काफी चेंज आता है। और ऐसा ही चेंज देखना जब 50 की उम्र के आसपास पहुंचते मनुष्य तब वापस होता है। सोशियोलॉजी में ये पढ़ते हैं अपन कि सास बहू का झगड़ा क्यों होता है, उसके पीछे भी हार्मोनल रीजन है। कारण क्या होता है, देखो अभी सास जो होती है नॉर्मली अपन मानते हैं सास बनते बनते वो 45-50 साल की उम्र की हो जाती है महिला, ठीक है। और उसी समय अगर घर में जैसे लड़के की शादी हुई है, उसकी नवविवाहित आई है, नवविवाहित है तो वो भी अपने आप को ये सोचेगी कि हाँ मैं तो नवविवाहित हूँ, ठीक है भाई। उसके लिए भी क्या बिल्कुल सारी कंडीशंस चेंज हो गई, वो भी एक नए घर में गई, तो उसमें भी काफी उथल पुथल, उसमें घबराहट भी, उसके हार्मोनल चेंजेस भी है। अब उस तरफ तो वो फीमेल जो थी सासू, वो सासू तो क्या हो रही थी, उसका 45-50 ईयर के आसपास मेनोपॉज का टाइम है, उसमें मासिक धर्म समाप्त होने की अवस्था है। और जब मासिक धर्म या मेनोपॉज आता है तो उस मतलब समाप्त होता है या मेनोपॉज के टाइम काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स की बॉडी में। अभी इसकी वजह से सास में थोड़ा सा बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, स्टेबिलिटी नहीं, बहू ने एक काम कहा नहीं किया तो एकदम से इरिटेट हो जाएगी, और वो इरिटेट होकर कब तक रहेगी, अब तो उसका राज करने का टाइम आया है, तो वो सुना देती है। और फिर बहू क्या सोचती है, मैंने एक ही तो काम किया था ऐसा, या कर दिया मैंने ऐसे गलती से, या क्या तो मैं ऐसे इतना कहने की क्या जरूरत थी, पड़ोसियों को जाके कह दिया, ये मेरी बात कर दी। और तो ये वजह होती है, ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे ये अपन देखते हैं जब परिवार वगैरह ये टॉपिक आते हैं ना, तो उसमें ये भी टॉपिक आता है। तो एक बड़ा चेंज हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम देखते हैं ऐसा बिहेवियर में चेंज। हाँ नहीं, वो तो देखो कहावत होती है कि शादी के बाद जो पहला सावन होता है, पहला उसके बाद है ना, उसमें उनको साथ नहीं रहना चाहिए। अब पता नहीं क्या हो जाता है पहले सावन में उनको, कुछ सावन से संबंधित कुछ किंवदंतियां भी है कि सावन के समय, भाई सावन के समय तो सबका मूड अच्छा रहना चाहिए, सब तरफ चारों और हरियाली वगैरह और बढ़िया लगता है। तो, लेकिन उसमें जहां तक मुझे पता है शायद शादी के बाद पहला सावन तब तक ही वो ऐसा होता है। खैर किंवदंतियां होती है ऐसी, लेकिन उसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है। बट ये जो मैंने कहा ना क्रेविंग होना, एकदम से कभी कभी अपन बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं कोई भी चीज पर, तो हो सकता है वो अपनी एक मैच्योरिटी या बिहेवियर में स्टेबिलिटी नहीं है, उस वजह से हो सकता है। और कई बार तो मैंने कहा ना
गर्भवती स्त्रियों में, क्योंकि वहां पर काफी चेंज बहुत ज्यादा होता है, हार्मोनल चेंजेस, पूरा हार्मोनल टर्ब्यूलेंस कह सकते हो, उथल पुथल हो जाती है। तो ऐसे में हो सकता है किसी फीमेल को कोयले खाने की भी इच्छा हो, किसी को हो सकता है मिट्टी खाने की इच्छा हो, किसी को हो सकता है बासी खाना खाने की इच्छा हो। वो उसकी इच्छा है उसको, हालांकि जैसे कोयला वगैरह खाना तो खराब हो सकता है, वो मिसकैरेज हो सकता है उसकी वजह से, सो दैट उनका फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका इसी तरह से फिर ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि यार कोयला खाने की इच्छा है तो खिला दो, वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। इसलिए खैर, ये जो हमारा मानव तंत्रिका तंत्र, इसको हमने एक तरह से, जो अपन ने मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका 3 भाग देखे थे, उनको थोड़ा सा और डिटेल में हमने डिवाइड किया। अब ये सारी चीजें है ना, जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका, ये सब हमें पढ़ना है। जो ये यहां पर अपन ने लिखे हैं ना, इन्हीं को सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे भी। पहले मस्तिष्क, फिर मेरुरज्जु, फिर तंत्रिकाएं। 2 प्रकार देखेंगे, संवेदी मिश्रित चालक की बात करेंगे, अभिवाही अपवाही ऐच्छिक की बात करेंगे, अनैच्छिक यानी स्वायत्त और कायिक की बात करेंगे, लास्ट में अनुकंपी परानुकंपी। लेकिन इन सबसे पहले हम उस संरचना की बात करें जिससे ये सब मिलकर बने, यानी न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका। भाई हमारे शरीर में जब ऊतक की बात करते हैं, आपके सिलेबस में टॉपिक है ऊतक टिश्यू। ऊतक 4 प्रकार के, उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट में आता है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक वहां नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ना यहीं पर पढ़ेंगे। यानी तंत्रिका की संरचना, तंत्रिकाएं कौन कौन सी है, कैसी होती है, क्या कार्य है, किस तरह से इनमें नर्व कंडक्शन होता है, सिनेप्स क्या होता है, इंपल्स किस तरह से जनरेट होते हैं और किस तरह से प्रवाहित होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह से कार्य करता है, ये सब बात यहां पर करेंगे। तो पहले तो हम तंत्रिका, ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद हेडिंग लगाएंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल या न्यूरॉन, न्यूरॉन। भाई एक सामान्य कोशिका जैसे होती है, जैसे एक नॉर्मल सेल की अगर हम बात करें, सेल अंदर न्यूक्लियस, आसपास विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, अलग अलग प्रकार के कोशिकांग। तो ऐसे कोशिकांग हम देखते हैं नर्व सेल में भी होगा, लेकिन नर्व सेल बाकी कोशिकाओं से थोड़ा अलग। कैसे है अलग, वो देखना कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो मेन सेल बॉडी होती है, 3 भाग होते हैं। यानी मेन सेल बॉडी जो होती है उसमें हम इस तरह से कई प्रवर्ध देखते हैं। ये मेन सेल बॉडी, इसको कहते हैं साइटोन या सोमा कह देते। अब इस साइटोन से हम देखेंगे कुछ छोटी छोटी और संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस दूसरा मुख्य भाग हो गया इसका। पहला हमने देखा कोशिका काय या साइटोन,
ये पतली पतली शाखाएं, ये दूसरा मुख्य भाग, इसे कह देते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। और तीसरा यानी एक सिंगल, एक लंबी ब्रांच होगी जो थोड़ी दूसरी शाखाओं से थोड़ी ज्यादा लंबी, यानी डेंड्राइट्स की तुलना में लंबी, लेकिन संख्या में केवल एक। इसे कह देंगे एक्सॉन। बाकी जो मैंने आपको कहा एक नॉर्मल कोशिका में जो संरचनाएं होती है उससे थोड़ा अलग, यानी इसमें काफी छोटी छोटी और लंबी शाखाएं या ब्रांचेस या प्रवर्ध है। बाकी इसमें भी कोशिका है, तो कोशिका के अंदर यहां पर केंद्रक भी है, न्यूक्लियस हो जाएगा। कोशिका है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएगा, और कुछ विशेष संरचनाएं जैसे प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एक सामान्य कोशिका में तो हम देखते हैं राइबोसोम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं ये जो डॉट्स बनाए हैं, इन्हें कह देंगे निस्सल काय या निस्सल ग्रेन्यूल्स या निस्सल बॉडीज। निस्सल्स बॉडी या निस्सल्स ग्रेन्यूल्स भी कह सकते, निस्सल के कण। और ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित। बाकी ये माइटोकॉन्ड्रिया है और साथ साथ केंद्रक दूसरे कोशिकांग भी। ये तो हो गया पहले तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, बीच में ये केंद्रक, न्यूक्लियस, कुछ यहां पर फाइबर्स वगैरह भी पाए जाते हैं जैसे कोशिका द्रव्य में। यहां पर भी कई फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, भाई तंत्रिका से संबंधित छोटे छोटे ये तंतु, न्यूरोफाइब्रिल्स। ये जो यहां पर निस्सल के कण होते हैं ना, इनकी मात्रा या कहूं इनका घेराव केंद्रक के चारों ओर अधिक होता है। तो केंद्रक के चारों ओर का भाग ये कहलाता है पेरिकेरियन। ये कहलाता है पेरिकेरियन, जहां से इस मेन सेल बॉडी से, भाई मेन कोशिका एक तरह से वो है, और ये तो क्या है, दो प्रवर्ध है। ये जो दोनों प्रवर्ध होते हैं ना, यानी डेंड्राइट और एक्सोन, डेंड्राइट और एक्सोन, इन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं न्यूराइड्स या तंत्रिकीय प्रवर्ध, ब्रांचेज, तंत्रिकीय प्रवर्ध। अगर पता हो तो बताना, नहीं तो मैं तो खैर बताऊंगा। डेंड्राइट्स और एक्सोन में से अभिवाही कौन सा होगा और अपवाही कौन सा होगा? एफेरेंट और इफेरेंट कौन से होंगे? इफेरेंट, वेरी गुड। अभिवाही यानी भाई ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या कर रही, जो अपन बात कर रहे थे ना, संवेदना को ले जाना या मस्तिष्क के संदेशों को वापस प्रभावित अंग तक पहुंचाना, यानी ये जो सूचनाएं आ जा रही है ना, ये तंत्रिका कोशिका ऐसी अकेली नहीं होती। सुनना, यहां पर एक बार समझना, देखना, ये तंत्रिका कोशिकाएं इस तरह से आपस में
ये इस तरह से कई तंत्रिका कोशिकाएं स्थित रहती हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं में जैसे देखो, ये यहां पर इसके छोटे छोटे डेंड्राइट्स हो गए, इसके डेंड्राइट्स हो गए, इसके डेंड्राइट्स इधर। तो कोई भी ऐसी संवेदना या सूचना जो होती है ना, एक तंत्रिका कोशिका, जैसे इसमें ये इधर से आई, इधर से होती होती इनसे सबसे पार होती है ये सूचना या संदेश या तंत्रिकीय आवेग, नर्व इंपल्स। दो तंत्रिकाओं के बीच में मान लो ये जैसे एक तंत्रिका कोशिका ये थी और दूसरी ये थी, यानी एक के डेंड्राइट्स ये रेड वाले और दूसरे का ये जो एक्सोन का अंतिम सिरा है ना, ये यहां अभी एक संरचना बनाऊंगा नीचे। ये संरचना हालांकि देखो इसके एक्सोन के अंतिम बिंदु और इसके डेंड्राइट्स एक दूसरे के चिपके हुए नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा दूर है। ये संरचना कहलाती है सिनेप्स। यानी एक कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन और उसके अगले वाली कोशिका के डेंड्राइट्स आपस में मिलकर, यहां मिलने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के बस संपर्क में रहते हैं, ऐसे जुड़ते नहीं है, थोड़ा गैप होता है, और ये यहां पर निर्माण करती है सिनेप्स का। तो यहां पर कोई भी सूचना आ रही है ना, तो देखना ये डायरेक्शन किधर से है, इधर से होते हुए। तो तंत्रिका कोशिका की ओर आने वाली सूचना किधर से ग्रहण हो रही है, ये डेंड्राइट से पास आ रही है, तो क्या कह देंगे इनको, अभिवाही। और एक्सोन से निकलकर दूसरी कोशिका की ओर जा रही है, इस कोशिका से दूर जा रही है, तो कहां से दूर जा रही है, एक्सोन के अंतिम सिरे से। ये वाले क्या कहलाएंगे, अपवाही। वापस अपन पिछले डायग्राम में आ जाते हैं। ये यहां पर जो मैंने आपको संरचना बताई ना, यानी एक्सोन के जो अंतिम सिरे होते हैं वो इस तरह से फूलकर बटन नुमा संरचना बनाते हैं, और इसके नीचे दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स, रेड कलर से बना देता हूं, ये डेंड्राइट्स यहां पर उपस्थित हैं, इनके कांटेक्ट में नहीं है लेकिन इनसे थोड़ा सा दूरी पर, ये यहां पर सिनेप्स कहलाता है। दो तरह के सिनेप्स होते हैं, उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले वापस एक बार यहां पर आ जाते हैं। देखना, ये नीचे से इनको एक बार हटा देता हूं। अब देखना यहां पर ये जो एक्सोन जिस जगह से इस साइटोन से जुड़ रहा है, इस बिंदु को हम बोल देंगे, ये पॉइंट कहलाएगा एक्सोन हिलॉक बिंदु या पॉइंट। एक्सोन हिलॉक बिंदु जहां से साइटोन और ये एक्सोन आपस में जुड़ते। अब ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन पर हम एक पतला आवरण देखते हैं। ये पतला आवरण जो है ये कहलाता है, येलो कलर है, थोड़ा सा स्विच करेंगे तो दिख जाएगा, नहीं तो इसको दूसरे कलर में दिखा दूंगा। माइलिन आवरण या माइलिन शीट कहलाता है। ये माइलिन आवरण, एक बात यहां और देखेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं होकर कुछ कुछ बिंदुओं पर क्या है, एब्सेंट है। ऐसे बिंदु जहां पर माइलिन का आवरण नहीं होता है, इन्हें कहते हैं रेनवियर की पर्व संधियां, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर की पर्व संधि। ये जो माइलिन आवरण है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि ये आराम से दिख जाए इसको। ये माइलिन आवरण जो होता है ना,
वसा या फैट से बना, और वसा से बना होने के कारण ये श्वेत रंग या व्हाइट कलर का दिखाई देता है। श्वेत रंग या व्हाइट कलर का। नोड्स ऑफ रेनवेट जहां पर माइलिन आवरण नहीं था, और इस माइलिन आवरण जहां पर होता है, यहां पर हम देखते हैं कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो इस माइलिन आवरण का स्रवण करती है। इन्हें कहते हैं श्वान कोशिकाएं या श्वान सेल्स। ये माइलिन का स्रवण करती है। तो अभी क्वेश्चन है, ध्यान से सुन के बताना। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन आवरण नहीं होता है, माइलिन होता ही नहीं वहां पर, उन्हें अनमाइलिनेटेड फाइबर्स बोल देते हैं या माइलिन रहित तंतु बोल देते हैं। क्वेश्चन ये है कि श्वान कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? माइलिन युक्त तंत्रिकाओं में, माइलिन रहित तंत्रिकाओं में, दोनों में, या दोनों में ही नहीं पाई जाती? श्वान कोशिकाएं किस में पाई जाती? क्वेश्चन सिंपल सा है। माइलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं में, माइलिन रहित नॉन माइलिनेटेड में, या दोनों में, या दोनों में ही नहीं पाई जाती? पहला माइलिन युक्त। किस किस का आंसर है? माइलिन युक्त। ओके। माइलिन रहित में? ओके। दोनों में? सही आंसर है, दोनों में पाई जाती है। बस अंतर क्या है? माइलिन रहित में ये माइलिन का स्रवण नहीं करेगी, पाई दोनों में जाती है। माइलिन रहित तंत्रिकाओं में ये क्या करेगी? माइलिन का स्रवण करेगी नहीं। पूछ ले, माइलिन आवरण का स्रवण करने वाली कोशिकाएं श्वान कोशिकाएं। ठीक है, तो ये डायग्राम बना सकते हैं। तो एक नॉर्मल कोशिका से थोड़ा अलग प्रवर्ध वगैरह, आवरण वगैरह, और सबसे नीचे ये एक्सोन टर्मिनल्स है, इसको भी लिख देता हूं। ये जो फूली हुई संरचनाएं, इट इज एक्सोन टर्मिनल्स। एक्सोन टर्मिनल्स। ये अंदर ये जो ब्लैक कलर का ये एक्सोन, तीन मुख्य संरचनाएं, डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सोन।
बना लिया? हाँ, एक्चुअली क्या एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये निसल बॉडीज जो हैं वो इनका ही ट्रांसफॉर्मेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का, ठीक है। बेसिकली वो जो मशीनरी है ना प्रोटीन सिंथेसिस वाली, उसको एक नाम दे रखा है निसल बॉडीज। हाँ, ये बना लिया। तो नर्व सेल्स मिलकर बनाएंगी नर्व फाइबर्स मिलकर बनाएंगे वो तंत्रिकाएं या नर्व्स की निर्माण करेंगे। तो नर्व सेल से बने नर्व फाइबर्स आपस में मिलकर बनाएंगे नर्व्स, तंत्रिकाएं। तो ऊतक में अपन यही पढ़ते हैं कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, उसकी कोई विशेषता वगैरह है। तो तंत्रिका ऊतक को वहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा तब बस यही कहेंगे कि अपन तंत्रिका तंत्र में पढ़ चुके। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में लिखेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे। पहला पॉइंट लिख लेंगे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम लिखेंगे। बना रहे हो क्या अभी भी? लिखें। चलो इसमें नोट करेंगे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे तंत्रिका कोशिका में सर जब रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, जब तब जो रोना है या रोना आता है वो किस कारण से आता है? इमोशंस, ठीक है ना। और इमोशन या ऐसे कहूँ जो अपना इमोशनल ब्रेन होता है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम का निर्माण कौन करता है? अपन जब अभी ब्रेन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। सेरेब्रम, और उसमें हिपोकैम्पल लोब्स, एमिगडाला, और कुछ भाग होता है हाइपोथैलेमस का।
अगर इतना लिम्बिक सिस्टम वगैरह ऑप्शन में नहीं है और आपसे पूछ लिया कि हमारी भावनाओं का नियमन या रेगुलेशन ऑफ इमोशंस कौन से भाग से होता है, आपके ऑप्शंस थे सेरेब्रम, आपका दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है सेरेबेलम और चौथा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा। ऐसे में हाइपोथैलेमस लगेंगे क्योंकि यह लिम्बिक सिस्टम वगैरह की बात नहीं की। लेकिन जब लिम्बिक सिस्टम दे रखा हो तो आपको वही लगाना, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम को ही हम हमारा इमोशनल ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इमोशंस होते हैं वो, ठीक है। उस टाइम हालांकि ऐसा कुछ कई बार देखते हैं ना इमोशंस में व्यक्ति, केवल रिजल्ट ही नहीं, कई और केसेस में भी होता है। अभी जैसे आप जब बाहर आते हो ना, जैसे घर से बाहर अपना घर किसी जिले से यहाँ पर पढ़ाई करने वगैरह आते हो ना, तो जब आप घर से निकल रहे होते हो ना, उस समय आपके घर वालों का और आपका भी थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, और वो भी ऐसी मिक्स्ड इमोशंस जो आती है, उनको भी पता है जाना जरूरी है, लेकिन फिर भी ऐसे धाड़े मार मार के तो कोई नहीं रोता, लेकिन वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते, तो वो हमारा इमोशंस, वो ठीक है, ये उसके कारण, लिम्बिक सिस्टम के कारण, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इमोशनल हार्मोन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इमोशनल होती है फीमेल्स। बात ऐसी नहीं, इमोशंस मेल्स में भी होते हैं, बट क्या होता है कि मेल्स, वो कौन सा हार्मोन है वो हार्मोन बता देता हूं। वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। अफेक्शन होता है ना, अफेक्शन वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। भाई एक मान लो एक बच्चा हुआ, उसके पिता भी है, उसकी माँ भी है, लेकिन उस बच्चे से इमोशनल अटैचमेंट होता है ज्यादा माँ का। पिता ठीक है थोड़ी देर खिला लेगा, फिर पिता इरिटेट हो जाएगा, अब वो रोने लगेगा तो यार इसको रखो ना यार। लेकिन वो माँ जो है ना, वो उससे भले ही वो, अभी कई बार होता है बच्चे सबसे ज्यादा, मतलब वो क्या कहते हैं, परेशान भी माँ को ही करते हैं। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, नवजात शिशु, वो परेशान भी माँ को ही करेंगे, लेकिन फिर भी माँ का अफेक्शन है वो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बट फीमेल में ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा होता है। तो फीमेल्स में ये जो अफेक्शन होता है ना, स्नेह होता है, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है, और मेल में थोड़ा कम होता है। तो मेल में क्या होता है कि ठीक है थोड़ी देर तक तो अफेक्शन है, और फिर अगर लगे कि बहुत ज्यादा कर रहे थे, ऐसे भी कर देते हैं। तो ये वहां पर वो हार्मोन्स में अपन कह सकते हैं कि वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए बाकी ऐसे पुरुष होते नहीं है, वो तो कह देते हैं, वो पुरुष की गलती थोड़ी है, हार्मोन ही कम है, क्या करे, उसमें पुरुष की गलती नहीं है। अभी जो होता है ना ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल मैकेनिज्म इसकी इस तरह से देखो कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म होने वाला होता है, तब ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। हालांकि ऑक्सीटोसिन ठीक है, उसे लव हार्मोन कहते हैं, अफेक्शन होता है, बाकी उसका और भी काम होता है। जब बच्चा जस्ट जन्म लेने वाला है ना, तो उस समय क्या होते हैं, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है ना, उसको थोड़ा सा वहां पर रिलैक्स करने का काम भी रिलैक्सिन हार्मोन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी करता है। साथ साथ ये ऑक्सीटोसिन जो होता है, प्रसव दर्द जो होता है ना, वो इसकी वजह से चालू होता है। और ये ऑक्सीटोसिन, चूंकि बच्चा पैदा हुआ है अभी, माँ भी एक बहुत बड़े ऐसे दौर से गुजरी, फिर भी वो बच्चा जैसे ही माँ के पास आता है ना, माँ उसको अपने सीने से लगाती है, कारण ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा उस टाइम, उस समय उस माँ को उस बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। तो मेल्स में थोड़ी देर तक तो बच्चे को लगाएंगे सीने से, फिर बाद में वापस के अरे छोड़, ओ। तो ऐसा होता है कि मेल ऐसे होते नहीं, बट मेल में अब क्या करें, हार्मोन ही कम है तो क्या करें। इसकी वजह से और भी देखो, फीमेल्स को किसी से अफेक्शन होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा वाला अफेक्शन होता है।
और मेल्स में थोड़ा कम है, तो होता रहता है, बार बार होता रहता है और बार बार खत्म भी हो जाता है। पुरुष की गलती नहीं है, हार्मोन की गलती है। ठीक है, तो ये आपने बनाया। तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है। आगे लिखते हैं नहीं नहीं, वो ऑक्सीटोसिन नहीं। देखो ऑक्सीटोसिन का नहीं। अभी क्या होता है, कई बार मैंने कहा ना, कई बार अपने इमोशंस हमारे ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि हम उनको झेल नहीं पाते, चाहे वो बहुत ज्यादा खुशी की बात हो, चाहे बहुत ज्यादा दुख की बात हो। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार व्यक्ति को कह सकते हैं कि इस तरह से अचानक कोई खुशी मिल जाती है ना, तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं ज्यादा खुशी भी खराब हो जाती है, ज्यादा गम भी खराब हो जाता है। और ऐसा अक्सर देखते हैं जो थोड़े से इमोशनल होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। जो इमोशनल व्यक्तित्व होगा ना, क्योंकि देखो कई जो अपन पर्सनालिटी की बात करते हैं ना, तो इमोशन सब में अलग अलग होते हैं। अभी कई बार व्यक्ति इतना इमोशनल हो जाता है कि बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख को झेल नहीं पाता, तो सडनली कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अभी उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं था, सब कुछ सही था, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ सही था, बट अचानक एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया, खत्म। तो ऐसा भी हो जाता कई बार। इसलिए बोलते हैं कि इमोशनली व्यक्ति को स्ट्रांग रहना चाहिए। इमोशंस होने चाहिए, बट उन इमोशंस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए वो जो आजकल आप पढ़ते भी होंगे साइकोलॉजी में, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अगर कम है ना, तो वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं रह पाए, सक्सेसफुल नहीं होगा। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, टॉप कर लिया एग्जाम में, लेकिन पोस्टिंग एक ऐसी जगह दे दी आपको कहीं जहां पर आप वहां पर रहना ही नहीं चाह रहे, परिस्थिति कुछ भी हो। और एक दूसरा व्यक्ति जो लुढ़कता करता जस्ट पास हो गया, अब उसको जहां पर भी पोस्टिंग मिली वो बहुत खुश है, क्योंकि उसमें अपने आसपास के पर्यावरण वातावरण के साथ एडजस्टमेंट होने की क्षमता है। और ये आती है ईक्यू से, कि अगले के संवेगों को समझते हुए अपने बिहेवियर को उस तरह से चेंज करना, मॉडिफाई करना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल फुल नहीं होना चाहिए हमें, इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। कोई बात नहीं, फेल हो गए तो क्या है, पास हो गए तो क्या है, फेल हो गए ठीक है, नया कुछ सोचो, पास हो गए तो ठीक है, अब आगे के लिए और कुछ सोचो। तो इसलिए ये इमोशंस की वजह से हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ज्यादा खुशी भी कई जने नहीं झेल पाते, ज्यादा दुख भी नहीं झेल पाते कई व्यक्ति। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं आगे तंत्रिका तंत्र में, और ये तंत्रिका कोशिका में, सॉरी नर्व सेल में, कि तंत्रिका कोशिका में दो प्रमुख संरचनाएं, तंत्रिका कोशिका में दो प्रमुख संरचनाएं एक्सॉन व न्यूराइड्स, दो प्रमुख संरचनाएं, सॉरी साइटोन व न्यूराइड्स ऐसे लिखना, साइटोन व न्यूराइड्स, साइटोन व न्यूराइड्स, न्यूराइड्स ऑब्लिक करके लिख लेना, तंत्रिकीय प्रवर्त, तंत्रिकीय प्रवर्त, न्यूराइड्स, तंत्रिकीय प्रवर्त वो लिखा हुआ उधर, पहला साइटोन दूसरा न्यूराइड्स। पहला लिख लो साइटोन, साइटोन या सोमा, साइटोन या सोमा, साइटोन या सोमा। ये मुख्य कोशिका काय, मेन सेल बॉडी, ये मुख्य कोशिका काय या मेन सेल बॉडी होती है, ये मुख्य कोशिका काय या मेन सेल बॉडी होती है, तथा इसमें केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, तथा इसमें केंद्रक
न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, व अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं, व अन्य कोशिकांग सेल ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं, अन्य कोशिका अंग या कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक कोशिका अंग जो है यानी सेंट्रियोल्स, अब तक ये माना जाता था कि सेंट्रियोल्स इनमें नहीं होते, लेकिन रिसेंट में हुई स्टडीज के अकॉर्डिंग सेंट्रियोल्स इनमें होते। लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको यही कहना है कि इनमें तारककाय या सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते। लिख लो अगला पॉइंट, इनमें तारककाय या सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनमें तारककाय या सेंट्रियोल्स अनुपस्थित, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, साइटोन के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में, साइटोन के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे तंतु या फाइबर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे तंतु या फाइबर्स पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, जिन्हें न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, जिन्हें न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, जिन्हें न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये तंतु आंतरिक कंकाल, इंटरनल स्केलेटन का निर्माण करते हैं। ये तंतु आंतरिक कंकाल या इंटरनल स्केलेटन का निर्माण करते हैं। आंतरिक तंतु या इंटरनल स्केलेटन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोशिका, सॉरी, इसमें साइटोन में, साइटोन में, साइटोन में निस्सल के कण या निस्सल काय पाई जाते हैं। निस्सल के कण या निस्सल काय पाए जाते, पाए जाते जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होते हैं। तथा ये केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक न्यूक्लियस के चारों ओर, ये केंद्रक या न्यूक्लियस के चारों ओर अधिक सक्रिय रहते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस के चारों ओर अधिक सक्रिय रहते हैं, अधिक सक्रिय रहते। इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को पेरिकैरियोन भी कहते हैं, पेरिकैरियोन भी कहते हैं। इस क्षेत्र को पेरिकैरियोन भी कहते हैं, पेरिकैरियोन भी कहते हैं। नोट लगाएंगे यहीं पर, नोट लगाएंगे।
उम्र बढ़ने के साथ, एजिंग या उम्र बढ़ने के साथ, एजिंग या उम्र बढ़ने के साथ एजिंग या उम्र बढ़ने के साथ इसके कोशिका द्रव्य में इसके कोशिका द्रव्य में लाइपोफुस्चिन नामक पिगमेंट या वर्णक, लाइपोफुस्चिन नामक वर्णक या पिगमेंट का जमाव देखा जाता है, नामक पिगमेंट या वर्णक का जमाव देखा जाता है। पिगमेंट वर्णक का जमाव देखा जाता है। नोट में ही लिख लेंगे कि जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन्स में या नर्व सेल्स में विभाजन की क्रिया नहीं होती है तथा विभाजन की क्रिया नहीं होती है तथा ये विभाजन की क्रिया नहीं होती है तथा ये इंटरफेज अवस्था में ही तथा ये इंटरफेज अवस्था में ही रुकी रहती है, इंटरफेज अवस्था में ही रुकी रहती है। ए लिखा आपने एक्सोन, या पहला लिखा एक्सोन, दूसरा लिखेंगे न्यूराइट्स। एक्सोन के बाद न्यूराइट्स, एक्सोन के बाद लिखेंगे न्यूराइट्स। न्यूराइट्स इसमें लिखेंगे कि साइटोन से दो प्रकार के तंत्रिकीय प्रवर्ध या न्यूराइट्स जुड़े रहते हैं। दो प्रकार के तंत्रिकीय प्रवर्ध या न्यूराइट्स जुड़े रहते हैं। सामने लिख लो डेंड्राइट्स व एक्सोन, डेंड्राइट्स व एक्सोन, डेंड्राइट्स व एक्सोन, डेंड्राइट्स व एक्सोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेंड्राइट्स संख्या में अधिक व छोटे आकार के, डेंड्राइट्स संख्या में अधिक व छोटे आकार के, संख्या में अधिक व छोटे आकार के अभिवाही, एफेरेंट अभिवाही प्रवर्ध, अभिवाही प्रवर्ध होते हैं। एफेरेंट प्रोसेस, अभिवाही प्रवर्ध होते हैं तथा ये डेंड्राइट्स समीपस्थ कोशिका, एडजेसेंट सेल, समीपस्थ कोशिका के एक्सोन के
अंतिम सिरों के साथ, एक्सोन के अंतिम सिरों या एक्सोन टर्मिनल्स के साथ समीपस्थ कोशिका के एक्सोन के अंतिम सिरों के साथ, अंतिम सिरों के साथ सिनेप्स का निर्माण करते हैं, सिनेप्स का निर्माण करते हैं, सिनेप्स का निर्माण करते हैं। सिनेप्स का निर्माण करते हैं। दूसरा लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू में लिखेंगे कि एक्सोन एक लंबे प्रवर्ध के रूप में, लॉन्ग प्रोसेस, एक्सोन एक लंबे प्रवर्ध के रूप में, एक लंबे प्रवर्ध के रूप में एक्सोन हिल्लॉक बिंदु पर, एक्सोन हिल्लॉक बिंदु या एक्सोन हिल्लॉक पॉइंट पर साइटोन से जुड़ा रहता है। एक्सोन हिल्लॉक बिंदु पर साइटोन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि एक्सोन पर श्वान कोशिकाएं या श्वान सेल्स, एक्सोन पर श्वान कोशिकाएं या श्वान सेल्स पाई जाती हैं जो इसके चारों ओर, जो इसके चारों ओर वसा से बने माइलिन का स्रवण करती हैं। वसा से बने, वसा फैट से बने माइलिन का स्रवण करती है, माइलिन का स्रवण करती है। ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं माइलिन युक्त, ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं माइलिन युक्त तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या माइलिन युक्त तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। माइलिन युक्त तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं तथा ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जिनमें, ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जिनमें श्वान कोशिकाओं से, श्वान कोशिकाओं या श्वान सेल से माइलिन का स्रवण नहीं होता है, माइलिन का स्रवण नहीं होता है, माइलिन रहित तंत्रिका कोशिकाएं या नॉन माइलिनेटेड, माइलिन रहित तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, माइलिन रहित तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइलिन आवरण एक्सोन पर, माइलिन आवरण एक्सोन पर एक सतत रूप में न होकर, सतत रूप कंटिन्यूअस फॉर्म, माइलिन आवरण एक सतत रूप में न होकर कुछ बिंदुओं पर अनुपस्थित होता है, कुछ बिंदुओं या पॉइंट्स पर अनुपस्थित होता है, कुछ बिंदुओं पर अनुपस्थित या एब्सेंट होता है।
इन्हें रेनवियर की पर्व संधियां, नोड्स ऑफ रेनवियर, इन्हें रेनवियर की पर्व संधियां कहते हैं। इन्हें रेनवियर की पर्व संधियां, अपन ने लिखा था ना डायग्राम में, रेनवियर की पर्व संधियां या नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब यहां पर ये जो रेनवियर की पर्व संधियां, जहां पर हम देखते हैं कि आगे जब अपन पढ़ेंगे नर्व कंडक्शन, तो नर्व इंपल्स जो होते हैं ना, एक रेनवियर नोड से दूसरे रेनवियर नोड पर इस तरह से जंप करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई भी सूचना आई ना, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में तो जाती है स्नैप से होकर, लेकिन जब इस एक्सोन में वो गति करेगी ना, तो वो तंत्रिका सूचना या जो तंत्रिकीय आवेग इस एक नोड से दूसरी नोड पर, फिर तीसरी नोड पर और फिर अंतिम नोड तक, इस तरह से, ये साल्टेटरी कंडक्शन कहलाता है। आगे अपन पढ़ेंगे जब नर्व कंडक्शन की बात करूंगा। तो ये रेनवियर की पर्व संधियां एक तरह से तंत्रिकीय संचरण को तेज बनाती है। एक आप खुद देखो कि एक तो आप एक एक कदम बढ़ाते हुए चल रहे हो और दूसरा कूदते हुए एक से दूसरे स्थान पर तेजी से जंप करते हुए जाते हो, तो जल्दी तय कर लोगे जब जंप करते हुए जाओगे तो स्पीड बराबर है, बस लंबे लंबे कदम भर रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे ऑब्वियसली। ये साल्टेटरी कंडक्शन कहलाता है। फिर इसमें हम बात करते हैं कि ये जो तंतु होते हैं ना, चाहे हम ये न्यूराइड्स, इनके आधार पर हम देखते हैं न्यूरॉन्स कई प्रकार के। जैसे देखते हैं नॉन पोलर या अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंतु, नॉन पोलर हो गए, यूनिपोलर हो गए, स्यूडो यूनिपोलर हो गए, या हम बात करते हैं बाइपोलर, या अगर हम बात करें मल्टीपोलर। यानी ये जो अपन ने बात की ना, ये जो अभी अपन ने बनाया था तंत्रिका कोशिका, इसमें तो हमने देखे खूब सारे डेंड्राइट्स थे और एक एक्सोन था। नॉन पोलर में हम क्या बात करेंगे? कोई भी नहीं है, न तो एक्सोन है न डेंड्राइट। ऐसे नॉन पोलर तंत्रिका कोशिकाएं देखते हैं हाइड्रा में पाई जाती है, सेलेंट्रेटा। नॉन पोलर के बाद हम देखते हैं यूनिपोलर, जिसमें कोई डेंड्राइट नहीं होता, केवल एक एक्सोन होता है, साइटोन से एक एक्सोन जुड़ा हुआ रहेगा, डेंड्राइट्स होते ही नहीं। या हम बात करें स्यूडो यूनिपोलर, जिसमें पहले तो इस तरह से तंत्रिका कोशिका का जो ये कोशिका काय है, ये मान लीजिए ये कोशिका काय, ये कोशिका काय से एक ही ब्रांच निकली, लेकिन ये आगे चलकर दो ब्रांच में एक डेंड्राइट्स और एक क्या हो जाएगा? एक्सोन हो जाएगा। इसे कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर। डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, यानी पृष्ठीय तंत्रिका गुच्छक, उनमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं बाइपोलर, जिसमें हम देखेंगे एक डेंड्राइट्स और एक क्या हो गया? एक्सोन। बाइपोलर ये पाए जाते हैं आंखों की जो रेटिना में, बाइपोलर न्यूरॉन्स। और लास्ट में मल्टीपोलर, जिसमें कई सारे एक्सोन, जो भी अपन ने देखे, एक एक्सोन और कई सारे डेंड्राइट्स, मल्टीपोलर। ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में या अधिकांश तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी ही होती है। तो यहां पर नोट करके लिखते हैं कि न्यूराइड्स या प्रवर्धों के आधार पर, न्यूराइड्स या प्रवर्धों के आधार पर, न्यूराइड्स या प्रवर्धों के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की
निम्नलिखित प्रकार की। फर्स्ट लिख लेंगे अध्रुवीय। अध्रुवीय या नॉन पोलर। अध्रुवीय या नॉन पोलर। अध्रुवीय या नॉन पोलर, इसके सामने लिख लो डेंड्राइट्स व एक्सोन दोनों ही अनुपस्थित। दोनों ही अनुपस्थित। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, कहां पाया जाएगा? स्लेंट्रेटा, हाइड्रा। अध्रुवीय के बाद एक ध्रुवीय यूनिपोलर। एक ध्रुवीय या यूनिपोलर, इसमें हम एक डेंड्राइट एक एक्सोन ही पाया जाता है। और एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं आरंभिक भ्रूण में, आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में, ऐसे लिख लें इनिशियल एम्ब्रियो स्टेज में ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। एक ध्रुवीय यूनिपोलर के बाद स्यूडो यूनिपोलर या कूट एक ध्रुवीय स्यूडो यूनिपोलर। इसमें लिखेंगे कोशिका काय से साइटोन, कोशिका काय साइटोन से एक प्रवर्ध उत्पन्न, एक प्रवर्ध उत्पन्न जो आगे चलकर दो शाखाओं में बंट जाता है, दो शाखाओं या ब्रांचेज में बंट जाता है। बंट जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा मेरु रज्जु के पृष्ठीय मूल गुच्छक, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। फिर द्विध्रुवीय या बाइपोलर, द्विध्रुवीय बाइपोलर, इसमें हो जाएगा कि कोशिका काय से दो प्रवर्ध उत्पन्न साइटोन
से दो प्रवर्ध उत्पन्न, दो प्रवर्ध या न्यूराइट उत्पन्न। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आंखों की रेटिना में पाए जाते हैं। आंखों की रेटिना में पाए जाते हैं। और लास्ट हो जाएगा बहुध्रुवीय मल्टीपोलर, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में लिख सकते हैं एक एक्सॉन प्लस अनेक डेंड्राइट्स। और एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अधिकांश न्यूरॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रम का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो अभी एक बार सेकेंड ग्रेड में ही आया था, ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसमें इसी प्रकार से पूछा था कि जो ऐसे नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वो मैंने एग्जांपल नहीं लिखवाया, बता देता हूँ। आँखों में पाई जाती है एमिक्रॉन सेल्स। उन एमिक्रॉन सेल्स के अंदर वो जो सेकेंड ग्रेड में पूछा था उसका आंसर वो था उसमें क्वेश्चन में। तो ऐसे नॉन पोलर न्यूरॉन्स वहाँ पर भी हम देखते हैं एमिक्रॉन सेल्स में। तो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है सेकेंड ग्रेड में, ध्यान रखना है इनका, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के एक ध्रुवीय, कूट एक ध्रुवीय, बाइपोलर, मल्टीपोलर या नॉन पोलर अध्रुवीय, 5 प्रकार की ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं यानी ऐसे न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके सामने ध्यान रखना है इनका। तो बाकी इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।